हाय गाइस, वेलकम टू करेजी जी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लाए हैं स्टैटिक जीके का टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो बस 10 ही है, लेकिन इसके साथ हम बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि वीडियो में कैसा कंटेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मजा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था। तो फ्रेंड्स, जो सांची स्तूप है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको बनवाया था किसने। ऑप्शन में दिया आपको बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अशोक। ये मौर्य वंश का तीसरा महानतम शासक था अशोक, और जिसके द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछेगा कि सांची का स्तूप किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और पूछेगा कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अशोक किस वंश का मतलब शासक था, तो ये मौर्य वंश का शासक था अशोक। और मौर्य वंश का पहला शासक था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद दूसरा शासक था कौन, बिंदुसार। अब बिंदुसार का बेटा था अशोक। आप इसे ध्यान में रखिएगा, मतलब क्रम से। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है, और कनिष्क कुषाण वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। फ्रेंड्स, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि कौन सा आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका था गोवा को आज़ाद करने के लिए, किससे, पुर्तगालियों से। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन में दिया आपको गोवा मुक्ति आंदोलन, जिसको हम लोग गोवा लिबरेशन मूवमेंट भी कहते हैं। उसके बाद गोवा असहयोग आंदोलन, गोवा शांति मार्च, और गोवा गुट निरपेक्ष। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि गोवा मुक्ति आंदोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी गोवा को आज़ाद करने के लिए पुर्तगालियों से। फ्रेंड्स, और ये जो आंदोलन हुआ था गोवा मुक्ति आंदोलन, गोवा मुक्ति संग्राम या बोलिए इसको, ये 1961 ईस्वी में हुआ था। और इसमें भारतीय सशस्त्र सेना के द्वारा मतलब इस अभियान को चलाया गया था, जिसमें से भारत के जल थल वायु तीनों सेना ने भाग लिया था। और मतलब युद्ध के फलस्वरूप पुर्तगालियों को गोवा को छोड़ना पड़ा था 1961 ईस्वी में, और 1961 ईस्वी में गोवा आज़ाद हुआ। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि जो गोवा मुक्ति आंदोलन है, इसका मतलब नायक किसे कहा जाता। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को गोवा मुक्ति आंदोलन का नायक कहा जाता। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो कब हुआ था ये, 1961 ईस्वी में। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह बाली हसिया के रूप में, यानी कि बताना कि किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह बाली हसिया है। ऑप्शन में दिया आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि भारतीय मार्क्सवादी भी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन सी है, बाली हसिया। और पूछेगा इसका स्थापना कब हुआ था इस पार्टी का, तो 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था, जो कि राष्ट्रीय दल है। उसके बाद है ऑप्शन में ए में है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। तो फ्रेंड्स, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1998 ईस्वी में, और इसका चुनाव चिन्ह है घास। क्या है, घास। और ऑप्शन में दिया है आपको भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी, इसका स्थापना हुआ था 1964 ईस्वी में, और इसका चुनाव चिन्ह है हसिया और हथौड़ा। और नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी, इसका मतलब स्थापना हुआ था 1984 ईस्वी में, और इसका चुनाव चिन्ह आप लोग जानते ही होंगे, हाथी छाप। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल डॉट डॉट देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। फ्रेंड्स, आपको बताना जो पश्चिम बंगाल जो स्टेट है भारत का, ये कितने मतलब देश के साथ मतलब सीमा साझा करता है। ऑप्शन में आपको दिया है 4, 1, 2, 3। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल का जो स्टेट है पश्चिम बंगाल, वो सीमा बनाती है। कितने देश के साथ, 3 देश के साथ। कौन कौन हम बताते हैं, आप लोग सुनिएगा। पहला हुआ नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद बांग्लादेश। ये तीनों देश के साथ पश्चिम बंगाल सीमा बनाती है। अगर पूछेगा किस स्टेट से सीमा लगाती है, ये बनाती है, तो सिक्किम हुआ, असम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये 5 स्टेट के साथ पश्चिम बंगाल सीमा बनाती है। और देश पूछेगा तो 3, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। तो फ्रेंड्स वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन, गंगा नदी, लेकिन इसमें क्वेश्चन मतलब ये लगा दिया है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। मतलब गंगा नदी तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ये तो समुद्र में प्रवाहित होती है, लेकिन आपको बताना कि कौन नहीं होती है। तो ऑप्शन में दिया आपको गंगा, यमुना, ताप्ती, कावेरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि यमुना नदी। यमुना नदी मतलब जो है ना महासागर समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। चूंकि ये यमुना नदी क्वेश्चन पूछेगा कि यमुना नदी किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, जो कि ये हिमालय के यमुनोत्री से निकल कर ये प्रयागराज में गंगा नदी में आकर मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई है 1375 किलोमीटर। आप इसे ध्यान में रखिए। कहाँ से निकलती है, ये उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलता है और प्रयागराज में गंगा नदी में आकर मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये समुद्र में नहीं मिलती है, ये गंगा में ही मिल जाती है और गंगा आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो फ्रेंड्स उसके बाद ऑप्शन में आपको ताप्ती नदी। तो फ्रेंड्स ताप्ती नदी ये मध्य प्रदेश के मुल्ताई पहाड़ से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और उसके बाद आपको दिया है कौन, कावेरी नदी। कौन सा नदी, कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, ये कर्नाटक का ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और ये तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा, सारे क्वेश्चन को, चारों पॉइंट को आप ध्यान में रखिए, कौन कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड्स जो मदुरई शहर है ये किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन में दिया आपको गंगा, कावेरी, वैगई, पेन्नार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि वैगई नदी। तमिलनाडु में वैगई नदी है, तो तमिलनाडु का ही एक शहर है मदुरई जो कि वैगई नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स इसके अलावा एक और मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मीनाक्षी मंदिर है, तो सबसे पहले हम जान लें मीनाक्षी मंदिर किस स्टेट में है। तो फ्रेंड्स मीनाक्षी मंदिर ये तमिलनाडु स्टेट में है और तमिलनाडु स्टेट के मदुरई शहर में स्थित है। और किस नदी के किनारे है मीनाक्षी मंदिर, तो वैगई नदी के किनारे मीनाक्षी मंदिर है। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है ये। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन में आपको दिया है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, उसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त सचिव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि केंद्रीय वित्त सचिव का मतलब हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। और इसके अलावा जितने भी नोट हैं वे सभी पे किसका हस्ताक्षर होते हैं, तो वे जो आरबीआई होते हैं, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका मतलब हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट के अलावा सभी नोट पर। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है और किस नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना जो 2011 में हुआ था, तो 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का। ऑप्शन में फ्रेंड्स 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 353 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 402 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उसके बाद 428 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो फ्रेंड्स जनसंख्या घनत्व कहते किसको हैं, तो फ्रेंड्स प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोगों का निवास होता है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आया है जनगणना, तो जनगणना के बारे में हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स भारत में सबसे पहले जनगणना हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, जो कि सक्सेस नहीं हुआ था। उसके बाद 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था मतलब जनगणना, और प्रत्येक 10 वर्ष से तभी से होते आ रहा है भारत में। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिए कि भारत में जनगणना प्रत्येक 10 साल के अंतराल में होता है। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिए। एक और क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था, अंग्रेज गवर्नर जनरल, जिसका मृत्यु भारत में ही हुआ था। तो ये लॉर्ड मेयो का ही मृत्यु भारत में हुआ था। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक का कमला त्यौहार किससे संबंधित है। फ्रेंड्स जो कर्नाटक में मनाया जाता है कमला त्यौहार, ये किससे संबंधित है। ऑप्शन में दिया आपको मुर्गों की लड़ाई, भैंसों की दौड़, उसके बाद आदिवासी नृत्य, सांडों की लड़ाई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन
बी यानी कि भैंसों की दौड़ से संबंधित है ये त्यौहार, जो कि कर्नाटक में मनाया जाता फ्रेंड्स। ये उस समय के मतलब जो राजा महाराजा का परिवार होता था, वो लोग मनोरंजन के लिए मतलब इस तरह का मतलब त्यौहार मनाता था, जो कि गीला खेत होता था, उसमें भैंसों को दौड़ाया जाता था। और ये दौड़ जो है ना भगवान कादरी मंजुनाथ के सम्मान पर आयोजित किया जाता था, मतलब वहाँ प्रत्येक साल कहाँ पे, कर्नाटक में। और उस त्यौहार का नाम क्या था, कमला त्यौहार। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। किसे है, भैंसों की दौड़ से है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स ये टॉप 10 क्वेश्चन का आज ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य किसने कहा था कि नाम में क्या रखा है, यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाएंगे तो वह सुगंध ही देगा। तो फ्रेंड्स ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको कहा किसने है, तो इसको विलियम शेक्सपियर ने कहा था सबसे पहले कि नाम में क्या रखा है, यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाएंगे तो वो भी सुगंध ही देगा। तो फ्रेंड्स सबको पता है, प्रकृति ही है कि अगर मान लो गुलाब का किसी अन्य नाम दे दे, कुत्ता बिल्ली कुछ भी नाम दे दे, तो आखिर वो सुगंध ही देगा। नहीं थोड़े है कि गुलाब का नाम कुत्ता रख देंगे तो वो मतलब गंध करेगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये पॉइंट किसने कहा था, विलियम शेक्सपियर। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के ये क्वेश्चन बस यही तक था। ये सारे क्वेश्चन आप समझ भी लिए होंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए जेएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।